यह वाक़या है बहुत समय पहले का। एक गांव में माधव नाम के जमींदार थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे थे, नीलेश और रमेश। माधव ने अपनी मेहनत से बहुत सारी जमीन खरीदी थी, पर उनके दोनों बेटे निकम्मे थे। वह कोई काम नहीं किया करते थे। दोनों दिन भर गांव में घूमकर अपना समय व्यतीत किया करते थे। बड़ा बेटा नीलेश व्यापारी बनना चाहता था, पर वह व्यापार के बारे में बस सोचता ही रहता, पर व्यापार शुरू नहीं करता। छोटा बेटा रमेश नौकरी करना चाहता था, पर गांव से दूर जाकर नहीं, गांव में ही। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन माधव की पत्नी माला माधव से कहती है, हमारे दोनों बेटे कोई काम नहीं करते। गांव में सभी लोग उन्हें निकम्मा नकारा कहते हैं। अब वह बड़े हो गए हैं, यह बात उन्हें समझनी चाहिए। आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? मैं जब उनकी उम्र का था तब दूसरों के खेतों में खूब मेहनत किया करता था, और उसी मेहनत के कारण मैंने इतनी जमीन खरीदी। पर ये दोनों खुद की जमीन पर भी खेती नहीं कर रहे और ना ही कोई दूसरा काम करते हैं। एक सुबह दोनों भाई गांव में घूमने जा रहे थे। तभी माधव उनसे कहते हैं, तुम दोनों आज से खेतों पर जाओ और खेती का काम संभालो। नीलेश, पर पिताजी, हमारा मन खेती करने का नहीं है, हम तो कुछ और करना चाहते हैं। माधव, तुम बस सोचते ही हो, कोई काम करते नहीं। तो अब बस बहुत हो गया, दोनों खेतों पर जाओ। उनका मन खेती करने का नहीं था, पर आज उन्हें खेतों पर जाना पड़ा। वह दोनों खेत जाते हैं और वहाँ दिन भर खेतों का काम करते हैं। अब रोज वह खेतों पर जाते, पर उनका मन तो खेती करने का था ही नहीं, तो वह फसलों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। उनकी फसल अब तैयार थी, पर इस बार फसल कम हुई थी। दोनों ने मेहनत जो कम की थी। माधव उनसे कहते हैं, इस बार फसल कम हुई है, तुम दोनों ने खेतों पर ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों ने कुछ काम तो किया, इस बार फसल तुम्हें ही बेचनी है। ऐसा माधव कहते हैं। अगले दिन फसल खरीदने एक व्यापारी गांव में आता है। दोनों भाई व्यापारी से फसल का सौदा करते हैं। नीलेश व्यापारी से कहता है, भाई, तुम तो गांव-गांव घूमते होंगे, बहुत अनुभव होगा तुम्हें। मुझे कोई ऐसा व्यापार बताओ जो मैं गांव में रहकर कर सकूं। व्यापारी, आसपास के गांव में लोग ऊँटों द्वारा खेती और दूसरे काम लिया करते हैं, पर उन गांव में ऊँटों की कमी है। तुम उन गांव में ऊँटों का व्यापार कर सकते हो। नीलेश को व्यापारी की सलाह अच्छी लगती है। वह माधव को सारी बात बताता है। माधव नीलेश से कहते हैं, बेटा, ये व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा व्यापार है, तुम व्यापार शुरू कर सकते हो, पर ध्यान रहे व्यापार की शुरुआत में अधिक पूंजी मत लगाना, पहले कम पूंजी से ही शुरुआत करो। अगले दिन नीलेश ऊँट ले आता है और पास के गांव में ले जाता है। नीलेश अब व्यापार पर बहुत मेहनत और मन लगाकर काम करता है। ऐसे ही समय बीतता गया और नीलेश एक सफल व्यापारी बन गया, पर रमेश अभी भी कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन माधव रमेश से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई अब एक सफल व्यापारी है, तुम्हें भी कुछ करना होगा। रमेश, पिताजी, पर गांव में तो नौकरी मुझे मिलेगी ही नहीं। आप ही बताओ, मैं गांव में क्या कर सकता हूँ।
बेटा, हमारे पास इतने खेत है पर अब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तुम खेती ही करो। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम भी अपने बड़े भाई की तरह ही सफल होंगे। माधव के समझाने पर रमेश खेती करने के लिए तैयार हो जाता है और खूब मेहनत करता है। अब उसका मन खेती में लगने लगा था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन रमेश माधव से कहता है, रमेश, पिताजी, हम एक ही तरह की फसल लगाते हैं। हमें अलग अलग तरह की फसलों को लगाना चाहिए जिससे हमें और भी अधिक मुनाफा हो। माधव, बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें इस बारे में अधिक ज्ञान होगा। तुम्हें जैसा सही लगे वैसा ही करो। रमेश अब खेतों में अलग अलग तरह की फसलें लगाता और खेती में नए नए प्रयोग किया करता, जिसके कारण उनको फसलों का अच्छा उत्पादन होता। एक दिन रमेश नीलेश से कहता है, भैया, मैं सोच रहा था आप व्यापार करने गांव-गांव जाते हैं। आपके पास ऊँट भी होते हैं। आप एक गाड़ी बनवा लीजिए। उस गाड़ी में मेरी फसलों को भी रख लिया करना, जिससे हमारा मुनाफा और अधिक बढ़ जाएगा। नीलेश को यह सलाह अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने से उनका मुनाफा दोगुना हो जाता है। एक दिन माधव दोनों बेटों से कहता है, माधव बेटा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुम दोनों ने मिलकर खेती और व्यापार को मिलाकर मुनाफे को दोगुना कर दिया। बहुत पुरानी बात है। जंगल के किनारे एक छोटा सा बहुत ही सुंदर गांव बसा था। गांव के लोग खेती और मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। उस गांव में दीनू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमीता और उसके बच्चे रहते थे। दीनू मजदूरी किया करता, पर गांव में रोज मजदूरी नहीं मिलने के कारण वह जंगल जाकर सूखी लकड़ियां लाता। दीनू कभी हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। दीनू के बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। उनकी स्कूल की फीस भी लगती थी, पर उनसे यह खर्चे की पूर्ति ही नहीं हो पा रही थी। दीनू पढ़ा भी कम था, नहीं तो कोई नौकरी भी कर लेता। एक दिन रमीता दीनू से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा? आप जो पैसे लाते हो उनसे घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। आप और कोई काम क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं रमीता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। जो कोई रोजगार कर लूं। देखते हैं ऐसा कब तक चलता है। ऐसा बोलकर वह जंगल चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन उनके घर का राशन खत्म हो जाता है। आप आज आते समय राशन का सामान लेकर आना। आज घर पर खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज मजदूरी पर जाके देखता हूँ, शायद कुछ काम वहाँ मिल ही जाए। ऐसा कहकर दीनू घर से चला जाता है। दीनू मजदूरी तलाशता है। दीनू एक दुकान पर जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपके पास कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं भाई, हमारे पास पहले से ही काफी लोग हैं, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ऐसे दुकान के सेठ जी कहते हैं। दीनू और भी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। उसे रमीता की बात याद आती है कि आज घर पर राशन नहीं है। वह सोचता है, जंगल से ही कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। उसे तभी याद आता है कि जंगल में भी सूखी लकड़ियां नहीं है। ऐसा सोचता है। दीनू को लगता है कि अब मुझे पेड़ों से ही लकड़ियां काटनी पड़ेगी। दीनू कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है, पर उसका मन पेड़ों से लकड़ियां काटने का नहीं कर रहा था। तभी एक आवाज आती है, रुको रुको पुत्र। दीनू देखता है कि एक साधु खड़े हैं।
साधु दीनू से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान लग रहे हो। दीनू अपनी परेशानी का कारण बताता है और पूरी बात सुनकर साधु कहते हैं, तुम्हें पेड़ों से बहुत लगाव है। तुमने जंगल में अभी तक कोई भी लकड़ी पेड़ों से नहीं काटी है, यह मुझे पता है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी का कारण भी जानता हूँ। बाबा, आपको पहले से ही सब पता था? हाँ बेटा, मुझे सब पहले से ही पता था। मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मनचाहा दूध देगी। तुम उससे कितना भी दूध निकाल सकते हो। आपकी बड़ी कृपा है साधु बाबा। पर एक बात ध्यान रखना, इस गाय को कभी भी सूखी घास मत खिलाना, नहीं तो यह दूध देना बंद कर देगी। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। दीनू गाय लेकर अपने घर चला जाता है। दीनू के साथ गाय देखकर रमिता कहती है, आपको आज राशन का सामान लाने को कहा था, आप गाय लेकर आए। हमारे पास खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, हम इसे क्या खिलाएंगे। जंगल के चारे से इसका गुजारा हो जाएगा, इसकी चिंता तुम मत करो। ये कोई साधारण गाय नहीं है, तुम बस अच्छे से इसकी देखभाल करो। गाय है तो बड़ी सुंदर, पर आप लाए कहाँ से? आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं, फिर कहाँ से लाए? दीनू रमिता को सारी बात बताता है, पर ज्यादा खुशी के कारण दीनू बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना ही भूल जाता है। अगले दिन दीनू दूध लेकर बाजार जाता है। अच्छा दूध होने के कारण उसका सारा दूध बिक जाता है। दीनू घर आता है और रमिता से कहता है, रमिता, आज तो कमाल हो गया। हम पूरे महीने में जितना नहीं कमाते थे उतना आज एक दिन में हमने कमा लिया है। हाँ, सब गाय माता की कृपा है। अब दीनू रोज दूध बेचने बाजार जाता। अच्छा दूध होने के कारण उसका सारा दूध बिक जाता। एक दिन दीनू रमिता से कहता है, रमिता, मैं सोच रहा हूँ हम एक डेयरी खोल लेते हैं, व्यापार और बड़ा हो जाएगा। तुम क्या कहती हो? आप जैसा भी ठीक समझें, पर डेयरी के लिए तो बहुत सारा दूध चाहिए होगा। डेयरी में अलग अलग डेयरी के सामान होते हैं, इतना दूध हम कहाँ से लाएंगे? वो सब गाय माता पर छोड़ दो। दीनू डेयरी खोल लेता है। डेयरी के व्यापार में दीनू बहुत सफल हो जाता है। एक बड़े सेठ आते हैं और दीनू से कहते हैं, दीनू, तुम्हारी डेयरी के बारे में बहुत सुना है। सब गाय माता की कृपा है सेठ जी। आप बताइए आपकी क्या सेवा करूं? दीनू, मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? आप कहिए तो सेठ जी, कितना बड़ा ऑर्डर है, मैं उसे पूरा कर दूंगा। सेठ जी दीनू को ऑर्डर देकर चले जाते हैं। इसी तरह से दीनू खूब मेहनत करता है और डेयरी के व्यापार में बहुत सफल हो जाता है। एक समय की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती करके अपना गुजर बसर किया करते थे। उस गांव में एक छोटा किसान राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसमें वह गेहूं, चावल, मक्का सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाया करता था, जिसके कारण उसका मुनाफा भी बहुत कम होता था। राजेश की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह राजेश को रोज़ खेत में मेहनत करते देखती थी। जिस प्रकार राजेश खेतों में मेहनत करता है, उसके हिसाब से उसको फसलों की कीमत नहीं मिलती थी। एक दिन जब राजेश खेत जा रहा था, तभी राजेश की पत्नी सुनीता राजेश से कहती है, आप रोज़ खेत में इतनी मेहनत करते हो, पर फसलों से हमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। इन पैसों से घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तुम सही कह रही हो सुनीता। अब लगता है हमें गांव से शहर जाना पड़ेगा। शहर में ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, महीने के थोड़े पैसे तो आएंगे। सुनीता से राजेश ऐसा कहता है और खेत चला जाता है। इधर सुनीता शहर में होने वाले खर्चों के बारे में विचार करती है। अगले दिन राजेश सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरी शहर जाने की तैयारी कर दो। अब शहर में ही कुछ काम ढूंढूंगा और काम मिलने पर तुम्हें भी शहर ले चलूँगा।
मैंने कल शहर में लगने वाले खर्चों के बारे में हिसाब लगाया। वहाँ पर हमें घर का किराया और अन्य बहुत से खर्चे होंगे जो हम गांव में रहकर बचा सकते हैं। हमें गांव में ही रहकर कुछ और अच्छा करना होगा, ऐसा सुनीता राजेश से कहती है। सुनीता, तुम ही बताओ, गांव में रह के हम ऐसा क्या करें जिसमें हमें अधिक आमदनी हो। सुनीता राजेश से कहती है, हम खेती तो कर ही रहे हैं, उसी में कुछ नया करके देखते हैं। हम क्या नया करें जिसमें हमें अधिक मुनाफा हो, तुम ही बताओ क्या करें। हमारे पास कम ज़मीन है जिसमें हम गेहूँ चावल लगाते हैं, पर हमें इन फसलों से कम मुनाफा होता है। हम इन फसलों की जगह सब्जियों की खेती कर सकते हैं। सब्जियों की खेती में कम ज़मीन में हमें अधिक आमदनी होगी और समय समय पर आमदनी भी होती रहेगी। राजेश को उसकी सलाह अच्छी लगती है। अगले दिन राजेश सब्जियों के बीज ले आता है। दोनों खेतों में सब्जियों के बीज लगा देते हैं। अब राजेश और सुनीता दोनों ही खेत जाते और खूब मेहनत करते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब उनकी सब्जियों की फसल तैयार थी। सुनीता, हमारी फसल तैयार हो चुकी है, अब हमें इसे बाजार ले जाना होगा। पर हम सारी फसल एक साथ नहीं ले जा सकते। ऐसा क्यों? हमें एक साथ सब्जियों को बाजार ले जाएंगे तो सब्जियों का मूल्य हमें बहुत कम मिलेगा। हम थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेके जाएंगे जिससे हमें अधिक मुनाफा होगा। सही कह रही हो तुम, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन राजेश सब्जियों को बाजार लेकर जाता है। बाजार में नया होने के कारण राजेश सब्जियों को कम दामों पर ही बेचकर घर आ जाता है। सुनीता राजेश से कहती है, कैसा रहा बाजार का पहला दिन? आज बाजार में मुनाफा कम हुआ। पहला दिन होने के कारण मुझे सब्जियों के सही दाम पता ही नहीं थे। कोई बात नहीं, कल आप जल्दी बाजार जाकर सब्जी व्यापारियों से दाम पता कर लेना, ऐसा सुनीता कहती है। अगले दिन राजेश ऐसा ही करता है। बाजार जल्दी जाता है और सब्जियों के दाम पता करके ही सब्जियों को बेचता है। राजेश सब्जियों को बेचकर घर आता है। सुनीता राजेश से कहती है, आज कैसा रहा आपका दिन? तुमने जैसा कहा था मैंने आज वैसा ही किया और आज हमें अच्छा मुनाफा हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुनीता राजेश से कहती है, मैं सोच रही थी कि गांव में सब्जियों की कीमत अधिक नहीं मिल पाती। क्यों ना हम इन सब्जियों को पास के शहर में ले जाकर बेचें, जिससे हमें और अधिक मुनाफा होगा। तुम सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन राजेश एक बैलगाड़ी किराए से लेता है और पास के शहर में सब्जियों को ले जाता है। शहर में सब्जियों की अच्छी कीमत मिलती है तो उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। कुछ दिन ऐसा ही चला। राजेश रोज़ शहर जाकर सब्जियां बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता, पर बैलगाड़ी का किराया भी लग रहा था। सुनीता राजेश से कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम बैलगाड़ी खरीद लें और कुछ खेती के लिए ज़मीन भी खरीद लेते हैं। बैल से हम खेती का काम भी कर सकते हैं और बैलगाड़ी में भी काम आ जाएगा। राजेश को यह विचार अच्छा लगता है और वह अगले दिन बैलगाड़ी खरीद लेता है और कुछ ज़मीन खेती के लिए खरीद लेता है। धीरज और उसकी पत्नी सविता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। धीरज, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नौकरी देना चाहता हूँ। सरपंच जी, आपका बहुत आभार होगा हम पर। धीरज, आज से तुम इस दुकान को संभालो। धीरज मुर्गियों को अच्छे से खाना और पानी देता और उनकी अच्छी देखभाल करता। धीरज, तुमने मुर्गियों का अच्छा ध्यान रखा है। मुर्गियां पहले से अब काफी अच्छी हो गई हैं।
आप इतनी मेहनत करते हैं और आपको सरपंच जी थोड़ी सी पगार देते हैं। धीरज, तुमने इस दुकान को अपनी दुकान की तरह ही समझा, अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। आज से दुकान तुम्हारी, तुम इस दुकान के मालिक हो।